नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम सबको मालूम है कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 बच्चे जिस प्रकार से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में फंसकर उनकी मृत्यु हो गई, उसको लेकर पूरी दिल्ली में ड्राइव चल रही है। मुखर्जी नगर में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट सीज कर दिए गए हैं जिनके पास बेसमेंट था, और राजेंद्र नगर में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट सीज कर दिए गए हैं जिसमें बेसमेंट था। ये बात भी तय है कि कहने के लिए ये कहा जाए कि भाई जिसको परमेश्वर ने बुला लिया है उसको जाना तय है, लेकिन फिर भी ह्यूमन कॉजेस को ध्यान में रखते हैं। जब हम एक्ट ऑफ गॉड की भी बात करते हैं तो एक्ट ऑफ गॉड में एक चीज़ और कही गई है ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा, और वो ये कहा गया है लक्ष्मी साल्ट मिल्स के मामले में कि एक्ट ऑफ गॉड वहाँ तक परमिसेबल है जहाँ तक ह्यूमन बीइंग का एफर्ट काम नहीं करता, लेकिन जैसे ही ह्यूमन बीइंग का एफर्ट काम करेगा या ह्यूमन एरर माना जाएगा, वहाँ पर एक्ट ऑफ गॉड नहीं माना जाएगा। लक्ष्मी साल्ट मिल्स का केस ये था कि समुद्र के किनारे पानी से नमक निकाला जाता है। हम सब जानते हैं कि टाइड्स आते हैं और पानी भरता है, और उस ज्वार भाटे से जो पानी भर जाता है उसके बाद पानी उतरता है तो क्यारियाँ बनाकर उसको इकट्ठा किया जाता है। सूर्य की रोशनी की वजह से या एनर्जी की वजह से पानी वेपर बनकर उड़ जाता है, और जो बचता है वो साल्ट है, वो नमक है। अब एक ज़्यादा बारिश हो गई, ज़्यादा बारिश की वजह से एक ब्रिज टूट जाता है, या मैं कहूँ एक डैम टूट जाता है, उसकी वजह से वो सारा नमक बह जाता है। तो कंपनी क्लेम करती है राज्य के ऊपर, राज्य कहता है ये एक्ट ऑफ गॉड है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने उस मामले में ये कहा कि चूंकि डैम कमज़ोर था और आप उसको सही कर सकते थे, और आपके वश में था कि अगर पानी ज़्यादा बरस गया है तो आप पहले से पानी छोड़ देते, या फिर आप पहले से उसका मैनेजमेंट करते, और ये मैनेजमेंट पॉसिबल था, इसलिए बारिश हो गई, ये एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन ह्यूमन एरर इसमें है, इसलिए ह्यूमन एरर के मामले में हम आपको दोषी मानते हैं, इसलिए आप इसमें दोषी हैं और आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो ओल्ड राजेंद्र नगर की मामला है, तो हमने देखा था कि एक एसयूवी वहाँ से पास हो रही थी। एसयूवी में की वजह से जो पानी भरा हुआ था वो पानी दीवार से टकरा गया, जिसकी वजह से रास्ता टूट गया, या मैं कहूँ एक टेम्परेरी दीवार बनाकर रखी थी, वो जो भी जैसे भी बना कर रखी वो टूट गई और पानी अंदर चला गया। एसयूवी वाले को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उस बेसमेंट के ओनर 4 थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। एसयूवी के ओनर का मुझे लगता है कि उसका क्या फ़ॉल्ट है, ये तो ड्रेनेज नहीं चल रहा था, ये एमसीडी का फॉल्ट है। वहाँ से पानी की रोड की व्यवस्था ये दिल्ली सरकार का काम है, और जो ओनर है उसने बेसमेंट दे रखा था, एमसीडी ने बेसमेंट की परमिशन दे रखी थी, उस पर अनुमति थी। ये सारे अथॉरिटीज़ के काम है। रोड चलने के लिए बनी है, उसमें पानी भर जाए, लोग उसमें निकलते हैं, तो ऐसा तो कोई कानून नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि रोड पर पानी भरा हुआ है और कोई गाड़ी लेकर वहाँ से नहीं निकल सकता। लेकिन पुलिस को तो कोई ना कोई चाहिए था, और पुलिस को जो चाहिए था उसने वो दर्ज कर दिया और उसको पकड़ लिया। ऑनरेबल सेशन कोर्ट के सामने वो मामला गया गिरफ्तारी के बाद, सेशन कोर्ट ने तुरंत उनको बेल दे दी। बेल देना स्वाभाविक था, क्योंकि ऐसे मामले में आप किसी को क्यों गिरफ्तार करके रखेंगे, और उसका फॉल्ट क्या है, क्या उसको मालूम है कि पानी वो टूट जाएगा, अंदर भर जाएगा, ये दीवार कमज़ोर है, या बेसमेंट किराए पर है, बेसमेंट में बच्चे बैठे हुए हैं। इसलिए एसयूवी के ओनर को या तो बताया गया होता कि भाई मत निकलिए ये टूट जाएगा, बताया गया होता कि नहीं ऐसा वो है, तो कोई बैरिकेटिंग लगा होता है, या कोई पुलिस का बैरिकेटिंग लगा होता, वन वे ट्रैफिक टाइप बना होता, या कोई लिमिटेशन बनी होती। ऐसा कुछ था नहीं, इसलिए कोई भी होता, मैं होता, आप होते, या कोई और होता, और उधर से निकल रहा होता, तो वो पानी में पानी भरा हुआ है रोड पर, उस पर रिस्क लेके निकलता है और सारी दुनिया निकलती है। इसलिए सेशन कोर्ट ने उसको बेल दे दी। लेकिन वो जो बाकी के जो 4 लोग थे जो ओनर हैं बेसमेंट के, उनको सेशन कोर्ट ने बेल डिनाई कर दिया है, ऐसी मेरी सूचना है। मामला पिछली तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट गया था। दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस और 2 जजेस की बेंच थी, उन्होंने उस बार भी केजरीवाल को खूब भड़काया था, कहा था तुम फ्रीवीज बांटने के लिए पैसे हैं। मेरी जानकारी जहाँ तक है वो एमसीडी के पास पैसा तो है नहीं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सके, और ना ही दिल्ली सरकार के पास कोई ऐसा पैसा है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की व्यवस्था हो सके, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है और आप पैसा मांग मांग कर फ्री बांटते हो। आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम और वोट पर ज़्यादा ध्यान देते हो। अब ये फ्री बांटने का जो मामला है, ये तो भाई सीधी सी बात है कि वोट खरीदने का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में भी फ्रीवीज का मामला चल रहा है, और ये कहा गया है कि भाई राज्य सरकारें इतने कर्जे में चल रही हैं, उनका डेफिसिट का बजट पास होता है, फिर भी ये फ्री बांटते हैं। पहले तो अपने
सरप्लस में जाना चाहिए। जो भी उनके पास रेवेन्यू आता है वो सरप्लस में जाए, जो उनकी आमदनी है वो सरप्लस में जानी चाहिए, उनके घाटे खत्म होने चाहिए। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करना चाहिए, तब बचे तो आप फ्रीबीज बांटिए। लेकिन प्राथमिकता दिल्ली सरकार ने ये रखी कि वो फ्री में बांटेगी, वो किसी तरह से वो फ्री बांटकर अपना समय ज़्यादा देती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा नहीं देती। यानी कि ओवरब्रिज बनने हैं, नाले बनने हैं, रास्ते बनने हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज फिर कहा कि जहाँ तक मेरा मानना है कि जो आप फ्रीबीज या ये व्यवस्थाएं करते हो, इसकी वजह से अगल बगल के माइग्रेंट लेबर भी दिल्ली में चले आते हैं। लोगों को यहाँ फ्री के चक्कर में लोग आकर्षित होते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली जो कि 7-8 लाख लोगों के लिए बनी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ था वो 8-10 लाख लोगों के लिए था। उसमें 3 करोड़ से ऊपर का लोड है। आप फ्री बांटिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बढ़ाना चाहिए। अगर दिल्ली में लोग आ रहे हैं तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करें, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करते हुए पानी का जो ड्रेनेज है वो ड्रेनेज या तो एकदम क्लीन रखे या बड़ा करे। अगर ओवरलोड है, पानी ज़्यादा आ रहा है, ड्रेनेज ज़्यादा है, तो क्या वो ओवरलोड की जो ओवरफ्लो होगा, जो पानी ज़्यादा निकल रहा है, ड्रेनेज ज़्यादा है, क्या उसकी व्यवस्था वो करेगा? और क्यों, कौन करेगा? एमसीडी से उन्होंने जवाब मांगा। एमसीडी उपस्थित हुई। एमसीडी ने कहा, साहब एक इंस्टीट्यूट जिस पर ये कार्रवाई चल रही है, उस इंस्टीट्यूट को छोड़कर बाकी सभी को हमने सीज कर दिया, बाकी सभी पर हमने कार्रवाई कर दी। इस इंस्टीट्यूट पर कार्रवाई हमने इसलिए नहीं करी क्योंकि ये ऑलरेडी लिटिगेशन में है, ये ऑलरेडी कोर्ट के संज्ञान में है, और इस पर ऑलरेडी पुलिस काम कर चुकी है। कब पुलिस काम कर रही है, इसलिए हमने इसके ऊपर एक्शन लेने के अलावा बाकी इंस्टीट्यूट्स को एक्शन लिया है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी पूछा कि जो मुखर्जी नगर में पिछली बार आग लग गई थी, उस आग के मामले पर एक एसआईटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट कहाँ है? वो एमसीडी ने क्या करके दिया है? वो दिल्ली सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? उसकी रिपोर्टें कहाँ चली गई? 1 साल से ऊपर हो रहा है, अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी थी। अब आज भी उसका कोई हिसाब किताब दिल्ली हाई कोर्ट में नहीं हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को भी बुलाया था और पुलिस से कहा था कि भाई आपका क्या रोल है? आपकी चौकी बगल में थी, आपका क्या रोल है? आप क्या कर रहे थे? दिल्ली पुलिस की तरफ से जो एएसजी उपस्थित हुए, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को बोला कि साहब हम एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट आपकी अदालत में देंगे। हाई कोर्ट ने कहा कि एमसीडी के मामले में, ये जो एमसीडी का चल रहा है, एमसीडी के मामले में सीधी सी बात है कि एमसीडी के मामले में सीधी सी बात है कि अभी उसमें लॉ एंड ऑर्डर को पालन करने की आपके पास गुंजाइश नहीं है। आप केवल कमेटियां तक तो बना नहीं पाए हो, पैसा सेंक्शन करने की हालत नहीं, और जहाँ तक हम समझ रहे हैं एमसीडी के पास फंड ही नहीं है। एमसीडी के पास फंड होंगे तब तो वो सेंक्शन करेगा ना। एमसीडी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड नहीं है, दिल्ली के ओवरलोड के लिए पैसा नहीं है। फिर उन्होंने कहा जरा स्टेटस बताइए कि आपकी नालियाँ साफ़ थी कि नहीं थी। उन्होंने कहा जल्द से जल्द इनको साफ़ करवाइए। अब देखो, जो नालियाँ हैं, ड्रेनेज है, मुख्यमंत्री सीवर सफाई का मामला आया था, जल बोर्ड का भी मामला आता है। मुख्यमंत्री सीवर सफाई के मामले में भी हमको मालूम है कि उस पर एक कार्रवाई ऑलरेडी चल रही है। उस पर उस वो घोटाला के रूप में निकला है कि पैसा निकाला गया है। क्या कि देश भर में, कोई ऐसा नहीं है केजरीवाल सरकार ऐसा कर रही हो, ये जो मशीनरी है हमारी, वो देश भर में इस प्रकार के फंड निकालती है। आप सोचिए कि इस समय पर किसी भी राज्य में, आप किसी राज्य में घुस जाएंगे तो इस समय आपको नहर सफाई का फंड निकलता दिखाई पड़ेगा, इस समय आपको नलकूप विभाग का फंड निकलता दिखाई पड़ेगा, इस समय आपको सीवर सफाई का फंड निकलता दिखाई पड़ेगा। भाई इस समय जब बरसात चल रही है तो आप सीवर सफाई में क्या करेंगे? इस समय जब बरसात चल रही है तो आप नहर सफाई में क्या करेंगे? केवल वो फंड निकलेंगे, और फंड इस दौरान ही निकलेंगे, और इस दौरान खर्च बता दिए जाएंगे, और पानी फिर से आया, पानी बहा, और पानी मिट्टी लेकर आया, फिर से भर गया। यानी कि बिना सफाई के भी पूरा का पूरा फंड खाया जा सकता है। ये व्यवस्था बरसात के समय पर है। बरसात के तुरंत बाद सीवर सफाई होनी चाहिए, नहीं होती है। बरसात आने से पहले या उससे पहले सीवर सफाई होनी चाहिए, नहीं होती है। इसी दौरान बहुत सारे फंड निकाले जाते हैं, क्योंकि बरसात से जस्ट पहले अगर आप सीवर सफाई कर लोगे तो सीधी सी बात है कि आधी करी, आधी नहीं करी, कम करी, ज़्यादा करी, फंड सारे खा जाइए। ओल्ड राजेंद्र नगर में भी ऐसा ही हुआ होगा कि फंड निकाले गए होंगे, और वो फंड, चूँकि बारिश हो गई, बात ख़त्म हो गई, और नाले सफाई नहीं हो पाई। जब उसकी ये घटना हो गई तो घटना के बाद लोगों ने कहा भाई सफाई नहीं हुई।
लोगों ने कहा कि सीवर पर कोई काम ही नहीं हुआ, सीवर ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ, जबकि मुख्यमंत्री सीवर सफाई अभियान चल रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कि भाई इसका हिसाब हमको दीजिए कि आखिर हुआ क्या है, ये हो क्या रहा है। मुझे लगता है कि इन सभी मामलों में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ठीक ठीक केजरीवाल सरकार को, फ्रीवीज को, या जो फ्री बांटने की वजह से दिल्ली में अफरा तफरी हो रही, दिल्ली के जो बुरे हाल हैं, इनको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने ठीक ठीक तानातनी की है, ठीक ठीक खिंचाई की है। परिणाम क्या निकलेंगे, अभी तो रिपोर्ट फिर से मांगी है, और ये रिपोर्ट चूंकि जल्दी नहीं दी गई है, आज की तारीख दी थी, वो कहा था कि शुक्रवार तक पूरा लेकर आओ, एमसीडी तो एमसीडी है। इस मामले को लेकर उनका आपको आदेशों का पालन नहीं करना। हम पिछले 7 साल से एमसीडी का फंड ज़बरदस्ती निकलवा रहे हैं। दिल्ली सरकार से पिछले 7 साल से एमसीडी का फंड हाईकोर्ट के ऑर्डर से निकलता है। बार बार एमसीडी के लोग दिल्ली हाईकोर्ट जाते हैं और दिल्ली हाईकोर्ट से कहते हैं कि साहब हमारी सैलरियाँ नहीं मिली, तो वो कह रहे हैं कि आपकी सैलरियाँ तो हम चलवा रहे हैं। आप आखिर कर क्या रहे हो? आप एमसीडी क्यों नहीं सही चला पा रहे हैं? एमसीडी का जो रोल है वो एक वाइटल रोल है। एमसीडी का रोल वहाँ जल भराव से लेकर और बाकी सीवर तक एमसीडी का ही बड़ा रोल है। अब आप सोचिए, वाटर ट्रीटमेंट के लिए हमने पीछे बताया था कि एक लगभग 2000 करोड़ का घोटाला खुलकर सामने आया। वाटर ट्रीटमेंट को लेकर बड़े प्लांट लगाए गए, 3 कंपनियां चिन्हित की गई, उन 3 कंपनियों ने आपस में टेंडर डाल लिए। वो जॉइंट वेंचर कंपनियां थीं, ओनर मालूम पड़ा सबके एक ही थे, फिर उन्होंने टेंडर ले लिए। टेंडर लेने के बाद उन्होंने उसको सबलेट कर दिया हैदराबाद की किसी कंपनी को। हैदराबाद की कंपनी ने छोटे छोटे लोगों को दिल्ली से बुलाया और सफाई करवा दी, और बड़ा ह्यूज अमाउंट उसमें 500 करोड़ रुपया बढ़ा लिया गया। मतलब जो था वो एक्सेस बना दिया गया, जो रेट होना चाहिए उससे भी एक्सेस बना दिया गया कि हैवी मशीन लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो उस मामले में भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मतलब आप सीवर सफाई नहीं कर पा रहे हो, आप पानी का ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हो, आप हरियाणा से पानी छोड़ा जाता है, बीच में जो टैंकर वाले भर के ले जाते हैं आप उनको पकड़ नहीं पा रहे हो, और आप एलिगेशन केंद्र सरकार पर लगाते हैं। अब बताइए, एमसीडी का पानी वहाँ भर गया, वो भी केंद्र सरकार का एलिगेशन का मामला है। अब चूंकि इसमें केंद्र सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इसलिए दिल्ली सरकार इसमें एकदम चुप है, और एमसीडी भी उन्हीं के पास है, इसलिए वो चुप है। अदरवाइज अब तक उन्होंने एमसीडी की जान खा ली होती, अब तक उन्होंने केंद्र सरकार की जान खा ली होती। अभी इस मामले में केंद्र का कोई रोल मिल नहीं रहा, सिर्फ एक रोल मिला है को उस पर भी स्टेटमेंट आने वाला हो कि वहाँ पुलिस चौकी भी तो रहती है, वहाँ पुलिस वाले भी तो रहते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन थी तो पुलिस वालों ने क्यों नहीं एक्शन ले लिया? पुलिस वहाँ बैठी रही, सोती रही, गाती रही, ये एलिगेशन बस आने ही वाला है। आप समझ लीजिए कि वो पुलिस पर ठिकरा फोड़ने वाले हैं कि पुलिस ने ऐसा क्यों नहीं किया, पुलिस भी तो देख सकती थी, पुलिस भी तो ऐसा कर सकती थी, पुलिस भी तो बेसमेंट देख सकती थी, पुलिस। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो एक बड़ा एलिगेशन लगाया 2024 के मामले में, वो मुझे लगता है कि बहुत खतरनाक है। उन्होंने कहा आपकी जो बिल्डिंग सीजिंग की कार्रवाई है वो तो हम देखते ही नहीं बनता। 2 मंजिल की बिल्डिंग बन रही है, आप उसको सीज कर जाते हैं, जब वो खुलती है तो 4 मंजिल की बनकर खड़ी हो जाती है। आखिर होता क्या है? कौन सी ऐसी डील एमसीडी की हो जाती है कि 2 मंजिल बन रही है तब आप सीज करने चले जाते हैं, और उसके बाद वो 4 मंजिल की बनकर खड़ी हो जाती है। 2 मंजिल में अपराध था, लेकिन 4 मंजिल बनकर खड़ी हो गई, इसमें आपको कोई गुरेज नहीं है। इसका मतलब तो साफ है कि मामला मेरे अनुसार भ्रष्टाचार का है। कोर्ट इनडायरेक्ट वे में कह रहा है कि भाई जब आप सीज करने आए थे, आप बिल्डिंग कोई बन रही है, आप चले आए, एमसीडी वाले हैं, आप कैसे बना रहे हैं, आपका नक्शा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, फलाना नहीं, दिमागा नहीं, ये नहीं, अनुमति नहीं, पानी नहीं, कुछ भी आप लेकर चढ़ गए, सीज कर गए। लेकिन जब वो सीज खुला तो कोई अनुमति एक्स्ट्रा नहीं ली गई, कोई परमिशन नहीं ली गई, लेकिन वो 4 मंजिल की बिल्डिंग बनकर खड़ी हो जाती है और बड़ा स्ट्रक्चर बनकर खड़ा हो जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बात इनडायरेक्ट वे में कही कि स्ट्रक्चर बड़ा कैसे खड़ा हो जाता है, जरा हमको समझाओ कि जब आप सीज करने आए तब वो इलीगल था, और जब वो आप सीज करने के बाद जब आपने ओपन किया तो बिल्डिंग बड़ी खड़ी हो गई और ह्यूज स्ट्रक्चर हो गया। आप सोचिए, दिल्ली सरकार और एमसीडी के भ्रष्टाचार को दिल्ली हाई कोर्ट समय समय पर, ऐसा कोई हफ्ता या 15 दिन नहीं जाता जिस समय भ्रष्टाचार का कोई ना कोई बड़ा मामला दिल्ली हाई कोर्ट में ना आता हो। लेकिन क्या कहा जा सकता है भाई, आखिर सरकार है, संविधान का प्रावधान है, और केजरीवाल जेल के अंदर हैं, सरकार बाहर चल रही है, सरकार का कोई मुखिया नहीं है, सरकार का कोई कमेटी नहीं है, सरकार की कोई कैबिनेट नहीं है, एलजी बैठे हुए हैं, एलजी के ऊपर सवाल खड़े करते रहिए, एलजी अगर कुछ पूछते हैं तो उनसे लड़ाई कर लीजिए, विधानसभा खोलकर उसमें चिल्ला चिल्ला कहिए दिल्ली के मालिक हम हैं,
और काम करने का नंबर आए तो बता दीजिए कि साहब ये तो केंद्र नहीं करने दे रहा, कि वो नहीं करने दे रहे, कि ये नहीं करने दे रहे। मैं तो समझ ही नहीं पाया कि ये विरोधी पार्टी क्यों नहीं बनाते, ये क्यों सरकार में हैं अगर इनको सरकार चलानी नहीं आती। मैं कहता हूँ जैसे भी अधिकारियों के द्वारा सरकार चलाई जाती है उसको क्यों ओवर पास करते हैं। भगवान भरोसे दिल्ली इस समय चल रही है, उसी का कारण है कि ये इतनी सारी मृत्युएं वहाँ हो जाती हैं, अकारण मृत्यु हो जाती हैं। कौन इसको बचाएगा, कौन सही करेगा, ये तो ईश्वर ही जानता है। लेकिन केजरीवाल ने नरक बो दिया, दिल्ली के हाल बहुत बुरे हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।